हाँ, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 12th में अमाइंस हम लोगों ने शुरू किया था और अमाइंस में हम लोग को कितने कंपाउंड्स अमाइंस में करने हैं? चार। कौन कौन से करने हैं? इथाइल अमाइन करना है, देन एसिटामाइड, इथाइल अमाइन और एनिलीन। हाँ करेक्ट है, और डाइजोनियम सॉल्ट है। हाँ, तीन कंपाउंड करने हैं। हाँ, तीन कंपाउंड करने, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने क्या शुरू किया है? इथाइल अमाइन शुरू किया और एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। तो कॉपी में हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। और हम लोग प्रिपरेशंस पे चल रहे थे। प्रिपरेशन नंबर 2 पर आ गए हम लोग। प्रिपरेशन नंबर 2, वो फाइल खोल लेते हैं पहले। प्रिपरेशन नंबर 2, प्रिपरेशन नंबर 2 हम लोगों ने हेडिंग क्या था ना? बाई एथिलीन, बाई एथिलीन। तो पहले एक क्वेश्चन हमको स्ट्राइक कर रहा है जब तक ये फाइल खुल रही है, क्लास 12th, फिर अमाइंस। हाँ, जैसे एथिलीन को जहाँ भी यूज़ करते हैं तो वो मैन्युफैक्चर उसको कहा जाता है। मतलब एनी कंपाउंड इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एथिलीन तो दैट इज यूज्ड एज अ मैन्युफैक्चर। या जैसे इसके पहले भी एनी कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, इट इज़ अ मैन्युफैक्चर। एनी कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर गैस, इट इज़ अ मैन्युफैक्चर। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि एथिलीन क्या इतना चीप होता है कि मैन्युफैक्चर में इसको यूज़ कर रहे हैं? और अगर होता है तो कैसे होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। एथिलीन हम लोग कहाँ से ला सकते हैं कि मैन्युफैक्चर के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है एथिलीन को? एथिलीन हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, एल्कीन। एथिलीन इज अ एल्कीन हैविंग हाउ मेनी कार्बन्स? 2 कार्बन्स। देखिए आपको दिमाग में ये रखना होगा, एल्कीन्स हम लोग कहाँ से लाते होंगे लार्ज स्केल पे? आंसर इज एल्केन से लाते हैं। एल्कीन्स कहाँ से लाते हैं? एल्केन से लाते हैं। इसको रट लीजिएगा। और फिर एल्केन कहाँ से लाते हैं? नेचुरल, हाँ, नेचुरल गैस से लाते हैं या पेट्रोलियम से लाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैन्युफैक्चर के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन, एल्केन से एल्कीन हम लोग लार्ज स्केल पे कैसे बनाते होंगे? एल्केन से एल्कीन, क्योंकि देखिए एल्कीन से अगर एल्केन बनाना है तो ये तो बहुत इजी है, गेस करेंगे? एल्कीन से एल्केन, एल्कीन से एल्केन, तो ये हाइड्रोजनेशन है। ये हाइड्रोजनेशन है। मतलब कोई भी अगर मेरे पास एल्कीन है तो एल्कीन को हमने इसमें कन्वर्ट किया, ये है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए तो एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बनाना इजी है, आसान है, कुछ नहीं, केवल हाइड्रोजनेशन करा देते हैं। हाँ, ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। हाइड्रोजन ऐड तो आसानी से हो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती आसानी से। निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आंसर इज पायरोलिसिस करनी पड़ती है। पायरोलिसिस है ना, आंसर इज पायरोलिसिस। तो जो क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि एल्केन से एल्कीन कैसे बनाते हैं, अगर एल्कीन से एल्केन पूछे तो आंसर क्या था? हाइड्रोजनेशन। या इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं क्या? हम लोग को रिडक्शन कह सकते हैं। हमने क्वेश्चन आपसे किया हाउ वी कैन कन्वर्ट अल्काइन इनटू एल्केन और एल्कीन इनटू एल्केन, तो दोनों का आंसर सेम है, हाइड्रोजनेशन और वी कैन से रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाता है, तो ये तो आसान होता है। लेकिन फिर हमने क्वेश्चन कर दिया हाउ वी कैन कन्वर्ट एल्केन इनटू एल्कीन और अल्काइन, एल्केन इनटू एल्कीन और अल्काइन। अब आंसर होगा बाई
पायरोलिसिस, बाय पायरोलिसिस, या इसी को हम लोग क्रैकिंग भी कहते हैं, क्रैकिंग भी कहते हैं। इसमें करते क्या है, सिंपली एल्केन को हीट अप करते, कुछ नहीं करते, सिंपली एल्केन्स आर हीटेड बट इन एब्सेंस ऑफ एयर। बहुत अच्छा, क्योंकि अगर एयर हो गया, आपने हीटअप किया तो कंबस्शन हो जाएगा, तब तो ये जल जाएगा। अच्छा, कंबस्शन से फिर क्या मिलेगा? हाँ नहीं, राख तो ये तो मतलब साइंस की लैंग्वेज बोलिए, हाँ CO2 मिलेगी, करेक्ट, हाँ CO2 मिलेगी और H2O मिलेगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हैं तो दो चीज़ें मिलती है, CO2 मिलती है प्लस वाटर मिलता है, और प्लस जो मेन पर्पस होता है उसका, एल्केन को कंबशन कराने का मेन पर्पस एनर्जी प्रोडक्शन, हीट जनरेशन, या हम एनर्जी कह लें, उसी के लिए तो हम लोग, दैट्स व्हाई एल्केन्स आर मेनली यूज एज अ फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है भाई, एल्केन का या हाइड्रोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है हाइड्रोकार्बन्स का एज अ फ्यूल? एनर्जी प्रोडक्शन। क्योंकि देखिए हाइड्रोकार्बन्स सॉल्वेंट भी होते हैं, दे आर वेरी गुड सॉल्वेंट, ड्राई रीडिंग में यूज करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट का तो दूसरा सब्स्टिट्यूट है बट फ्यूल का सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास, फ्यूल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। भाई जो गल्फ कंट्रीज इतना पैसा क्यों है उनके पास? केवल इसी की वजह से, ऑयल की वजह से, केवल ऑयल की वजह से, क्योंकि इससे तो इकोनॉमी पूरी गवर्न होती है। इसी को हम लोग देखें, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, दिस इज अनदर नेम ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, मीन्स इट इज नॉट लेस देन गोल्ड, इट इज नॉट लेस देन गोल्ड, क्योंकि इसके बिना तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, व्हीकल कैसे चलेगी, है ना? और अगर फ्यूल नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन कार्स आ रही है इसकी जगह। हाँ, हाइड्रोजन कार आ रही है, हाइड्रोजन कार आ रही है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो मेन प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है? स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है। स्टोरेज की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत लो है। अगर ज़्यादा होता तब तो अच्छी बात होती। फिर जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर किसको कहते हैं? जिस टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विफाई करते बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई भी गैस है, किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो डायरेक्टली प्रेशर थोड़ी लगाते हैं, पहले टेम्परेचर को अरे कम करते हैं यार। राइज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे कि पास आएंगे? तो कैसे कंप्रेस, कैसे फिर करेंगे आप? फिर हमें हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूल को पास में लाना होगा, पास में लाना होगा। भाई गैस जो काइनेटिक थ्योरी हम लोग मतलब आई थिंक क्लास नहीं 11 नहीं 9th में आ जाता है, 9 से काइनेटिक थ्योरी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बच्चों को बता देते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ जाता होता है, कहाँ कम होता है, वॉल्यूम कैसा होता है। तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, ये रीज़न है। सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ रिडक्शन सबसे कम होता है, ये रीज़न है। तो अब आप लिक्विफाई करने जा रहे हैं, ऊपर से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कभी लिक्विफाई नहीं हो पाएगी गैस। आप टेम्परेचर प्रेशर दोनों अगर बढ़ा दें तो गैस को लिक्विफाई कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप ये आंसर ये गेस करिएगा कि क्या होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर at which any gas can be liquefied by the application of pressure. Yes? First thing then speak. हमने पहले भी आपको बताया ये बात ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होता है तुरंत बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फर्स्ट यू शुड लिसन एंड देन
थिंक देन स्पीक। क्योंकि होता क्या है, माइंड में एजिटेशन बहुत ज़्यादा चलता रहता है, माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। माइंड, देखिए ये कहा, इसको सेंटेंस को रट लीजिए, पीस शार्पन्स द इंटेलेक्ट, पीस शार्पन्स द इंटेलेक्ट। PSI ये मेरा देसी फॉर्मूला है, PSI, पीस शार्पन्स द इंटेलेक्ट। जितना थॉट कम होगा माइंड में, उतना आपका इंटेलेक्ट बहुत तेज काम करेगा। तो पहले सुनिए आराम से, फिर सोचिए, तब उसको बोलिए। और ज़्यादातर लोग क्या होता है, फर्स्ट दे विल स्पीक एंड देन दे विल थिंक एंड देन दे सॉरी देन दे विल से सॉरी अल्टीमेटली। तो क्या मतलब वो बोलने का फिर, है कि नहीं? तो खूब सोच के बोलिए। हमने क्वेश्चन आपसे किया, अब आपका आंसर क्या था? वो मिनिमम टेम्परेचर। मेरे ख्याल सब लोग मिनिमम ही कह रहे हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अगर उसको हम और ठंडा कर दें तो अच्छा रहेगा कि खराब होगा? ये हाँ, खराब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मान लिया कोल्ड ड्रिंक रखी थी 10 डिग्री पे नॉर्मल, हमने उठा करके उसको 9.5 डिग्री कर दिया, तो कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाएगी? इतना नहीं, ये तो अच्छी बात होगी यार, अब तो और अच्छा हो जाएगा। तो फिर वो सेंटेंस सही था कि गलत, वो वर्ड सही था कि गलत था? मिनिमम टेम्परेचर जो आपने कहा था, इट इज द मिनिमम। तो मतलब कि 9.5 करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि घटी? हेनरीज लॉ है सॉल्यूशन के चैप्टर में, ये इन द चैप्टर ऑफ सॉल्यूशंस, हेनरीज लॉ बढ़ जाएगी। हेनरी लॉ क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी इज हमको रिलेशन बताइए, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन बताइए। अभी तो कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल मैंने दिया, उससे नहीं रिलेट कर पाएंगे कि टेम्परेचर अगर कम किया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब कि जो पहले आपने कहा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर, नो, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर के बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट शुड बी कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम उस टेम्परेचर तक आप गैस को रख सकते हैं, उसके ऊपर अगर आपने किया, आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। तो अभी याद हो जाएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है? इट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर। इट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच gas can be into liquid by the application of pressure, by the application of pressure। दो ही तो फिनोमेना होता है किसी गैस को लिक्विफाई करना है, तो प्रेशर टेम्परेचर, यही दो चीज़ होती हैं। तो टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। तो आप जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सी होता है। कहीं 30 लिखा रहता है, कहीं 31 लिखा रहता है, डिग्री सी है। लेकिन उसी की जगह पर हाइड्रोजन पे देखें तो -139 डिग्री सी। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, हाइड्रोजन की स्टोरेज की ये प्रॉब्लम है। तो अब ये टेम्परेचर मेंटेन कैसे करे कार में? जापान कर रहा है, जापान कर रहा है, अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जापान क्यों कर रहा है ये काम? हाँ नहीं, उसका रीजन है, जापानीज के लिए जापान फर्स्ट होता है, जापानीज के लिए जापान फर्स्ट होता है, और हमारी कंट्री में हम फर्स्ट होते हैं। फर्स्ट वी विल थिंक ऑफ
आर सेल्फ। कंट्री से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंट्री से फर्क पड़ता तो अब आप अपने कार से जा रहे हैं और आपने केला खाया और छिलका शीशा खोल के ये नहीं, डस्टबिन में कहाँ, रोड पे डाल देते हैं। या कार पे तो मान लिया अंदर रख लिया, बस में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, बस में छिलका गिरा दिया, तो ये गलत चीज़ है ना। किसी को भी कोई भी स्लिप कर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, वो चीज़ें हैं। तो बस वही चीज़ है जो इनका एक फिनोमेना है, ये KAIZEN, याद आ रहा है कुछ, काइजन, ये जापानीज टर्म है काइजन। ये मैंने सुना नहीं, नहीं हाँ ये यहाँ से सुना होगा ये। उधर मैंने देखा। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए ये चीज़ क्या चीज़ है, बस इसी चीज़ को शुरू करना, मतलब एक्सेप्ट करना शुरू करिए। नीदर आई एम डूअर नॉर आई एम एक्सपीरियंसर। जैसे हमारे अंदर ये जो होता है आई, ये हमको लगता है कि ये हम कर रहे हैं। जो थॉट होता है, हर चीज़ जब तक कॉन्शियसनेस रहती है तब तक ये आई काम करता है, तो फिर ये इसका कोई मतलब ही नहीं आएगा, है कि नहीं। और वो होगा जब आपको ये दिमाग में कंटिन्यूस रहे कि जो भी हमको नॉलेज मिलती है, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आर वी द नॉलेज और डू वी अक्वायर द नॉलेज। हाँ ये स्कूल सिखाता है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको खाना डाइजेस्ट करना है, तो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ये कहाँ पढ़ के आप डाइजेस्ट करते हैं? हाँ तो फिर इसकी नॉलेज कहाँ से मिली? आप ब्रीदिंग की नॉलेज कहाँ से मिली आपको, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? अभी वही एक ब्रेथ रुक जाए, अभी सब प्रणाम करने आएंगे, फिर उसके बाद फिर RIP करने के लिए आ जाएंगे फिर, है ना। तो ये इसीलिए कहते हैं अलॉन्ग विद योर स्टडीज थोड़ा थोड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचा करिए। 5 मिनट बैठ करके, कोई तो डिवाइन फोर्स है जो ये सब कुछ करती है, तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अभी एक आर्टिकल स्टडी करें, उसने ये कहा था कि हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी प्रॉब्लम XYZ हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, ओनली बिकॉज दिस बॉडी आइडेंटिफिकेशन, बस इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। अगर जैसे हमारी डेथ होती है, सारी प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम यहां पे थी, प्रॉब्लम यहां पे थी, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? कॉन्शियसनेस कंट्रोल कर रही थी, वो चली गई कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब कि वी आर नॉट आई, वी आर कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के पास ईगो नहीं होता, कॉन्शियसनेस की इंसल्ट नहीं होती है। इस इलेक्ट्रिसिटी की इंसल्ट कर सकते हैं, उसी की वजह से लाइट आ रही है, उसी की वजह से फैन चल रहा है। तो अब अगर फैन को हम मारे तो इलेक्ट्रिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वही चीज यहां पर भी है। नहीं, फैन तो टूट भी सकता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। काइजन ये बहुत अच्छा फिनोमेना है, जापानीज टर्म था, वहीं से हमने इसको कॉपी किया और सब जगह इस बार के पैम्पलेट में हमने इसको ऐड किया कि ये लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़, छोटी चीज़, वो चीज़ हम लोग फॉलो कर सकते हैं अपने लाइफ में, जिसकी वजह से इतना डेवलप कंट्री हो गया ये, है ना, छोटी छोटी। तो ये लगा स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द इजीएस्ट, कि जैसे ये किया कि स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट क्या हो गया कि हम क्लास में आने के पहले रीड करके आएंगे, हो गया, छोटी सी बात है, बट प्रैक्टिस द इजीएस्ट।
रोज इसको हैबिट में लाना है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। वो नहीं आ पाता है ना, तो वो लोग उस पर लगे रहते हैं, इसलिए वो डेवलप करते जाते हैं। हाइड्रोजन की स्टोरेज की प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्यों नहीं हम हाइड्रोजन कार यूज कर पा रहे हैं? स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है। और स्टोरेज की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है। ये बस ये आंसर है, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड होना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन की बात ये करें कि हाइड्रोकार्बन का जो मेन यूज होता है वो एज अ फ्यूल यूज करते हैं। फिर अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग का टॉपिक ये चल रहा था लास्ट टर्न पे। अब वो हम लोग किस टॉपिक पे चल रहे थे? प्रिपरेशन नंबर 2 पर आ गए थे। हेडिंग करके छोड़ा था हम लोगों ने ना, प्रिपरेशन नंबर 2 बाई एथिलीन, और ब्रैकेट में लिखे मैन्युफैक्चर। तो जब आपने क्लास में एंटर किया तो हम लोग का क्वेश्चन डिस्कशन ये चल रहा था वो कि इसको एज अ मैन्युफैक्चर क्यों यूज कर रहे हैं, हाउ दिस प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड एज मैन्युफैक्चर। इसका मतलब कि एथिलीन मस्ट बी चीपर, इट मस्ट बी अ चीपर सब्सटेंस। तो वही डिस्कशन चल रहा था कि ये कैसे चीप है, बिकॉज इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एल्केन्स। और एल्केन तो नेचुरली हमको मिल जाता है नेचर से ना, बाई पेट्रोलियम हम लोग बनाते थोड़ी ना हैं। पेट्रोलियम इज प्रिपेयर्ड बाई नेचर, वो नेचर बनाती है। तो इसीलिए इसको मैन्युफैक्चर में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोसेस बहुत सिंपल है, खाली एथिलीन में हमने अमोनिया डाल दिया। एथिलीन कहाँ से लाए? एल्केन से लाए। कैसे लाए? पायरोलिसिस करके। एल्केन से एल्कीन, अभी तो रिपीट किया हमने, पायरोलिसिस करा के एल्कीन बनाया और फिर उसके बाद उसमें क्या डाला? अमोनिया। अभी देखिए इसकी मैक्सिमम प्रिपरेशन में अमोनिया आ रही है। यहां देखिएगा, अभी एल्किलाइट से बनाएंगे, फिर अमोनिया डालेंगे, फिर एथेनॉल से फिर अमोनिया डाल रहे हैं। क्योंकि देखिए NH2 लाने का सबसे आसान तरीका NH3 है कि नहीं भाई? ये तीन में तो देखिए अमोनिया यूज हो रही है, इसमें अमोनिया है, इसमें अमोनिया है, इसमें अमोनिया है। तीन प्रिपरेशन तो ऐसे डायरेक्टली अमोनिया डाल के हमने बना दिया उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। एक्सप्लेनेशन एक लाइन का लिखिए इथाइलमाइन इज प्रिपेयर्ड on the large scale. Ethylamine is prepared on the large scale by heating ethylene with ammonia, ethylene with ammonia at 400 degree C. In the presence of cobalt catalyst. Then chemical equation, ethylene CH2 double bond CH2, ethylene plus NH3, ethylene plus ammonia. Then on the arrow 400 degree C, और एरो के नीचे CO, कैपिटल C स्मॉल O, कोबाल्ट इज एन एलिमेंट कैटलिस्ट। दोनों को कंबाइन कर दीजिए एंड ओनली वन प्रोडक्ट C2H5NH2, इथाइलमाइन इज ऑब्टेन्ड। C2H5NH2, इथाइलमाइन इज ऑब्टेन्ड। फिर अगली हेडिंग करेंगे नो नंबरिंग, राइट ओनली जनरल मेथड्स। अब आगे के देखिए 1 2 3 4 5 6 6 मेथड जनरल मेथड्स हैं, जनरल मेथड्स। एंड देन नंबर 3, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। Then listen the explanation first.
अगर हम लोग एल्केलाइट की रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या कह सकते हैं? एल्केलाइट्स आर लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव। आर एक्स तो पोलर होता है ना, आर एक्स तो पोलर होता है, तो अगर पोलर है इसका मतलब कि दिस हैलोजन कैन बी वेरी इजीली रिप्लेस्ड, कैन बी वेरी इजीली रिप्लेस्ड। देखिए तरीका बताइए। आर एक्स से आर ओ एच बनाना है, मेथड बताइए। हाइड्रोलिसिस इज द आंसर, नॉट H2O, NaOH। किसी एल्कली से रिएक्ट कराते हैं ना, जब एल्केलाइट से अल्कोहल बनाते हैं तो NaOH या KOH डालते हैं। फिर देखिए अब हम लोग ये करना चाह रहे हैं, RNH2 बनाना चाह रहे हैं, X हटा के NH2 लगाना चाह रहे हैं, तो अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया से रिएक्ट करा दें, ठीक है, NH3 हो गया। फिर देखिए RCN साइनाइड बनाना है, हाँ नहीं रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं, रिवाइज करना पड़ेगा। आंसर इज NaCN और KCN, NaCN और KCN से रिएक्ट करते हैं तो RCN बनता है। ये देखिए ये चाहे तो समरी आप नोट कर लीजिए, जब NaOH करेंगे तो ROH बनेगा, फिर अमोनिया से रिएक्ट करेंगे ये तो अमाइंस बन जाएगा, फिर ये NaCN किया तो ये RCN बन जाएगा, RCN बन जाएगा। फिर देखिए जरा हम RNC बनाना चाहते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब क्या करें हम लोग, अब AgCN कर दीजिए। ये रिएजेंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, एल्केलाइट में हम लोग कर चुके हैं ये सारे रिएक्शंस, है कि नहीं? तो अच्छा ये सारे रिएक्शन क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होता है। तो अभी तो हमको ये चाहिए, अमाइन चाहिए, तो क्या कर दें, अमोनिया से रिएक्ट करा दें, एल्केलाइट इनटू अमाइन, आंसर इज अमोनिया से रिएक्ट करा दें। तो खाली केमिकल इक्वेशन लिखिए C2H5I, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन C2H5I, C2H5I प्लस NH3 ब्रैकेट में ALC, एल्कोहलिक यूज करते हैं, एल्कोहलिक अमोनिया, एल्कोहलिक अमोनिया। साइड प्रोडक्ट क्या निकालेंगे, ये I निकाल के कहाँ जाएगा? अगर इसको पोलराइज कर दें C2H5I माइनस और इसको पोलराइज कर दें तो देखिए NH2 माइनस H प्लस HI निकल जाएगा, है ना? तो ये बन गया C2H5NH2, C2H5NH2 प्लस और क्या बनाएंगे, प्लस HI, यही साइड प्रोडक्ट निकला, प्लस HI, प्लस HI। फिर अगली प्रिपरेशन करिए, नंबर 4, बाय द अमोनियोलिसिस, by the ammoniolysis of alcohols, by the ammoniolysis of alcohols, ammoniolysis of alcohols। तो देखिए बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिसको अमोनिया से ट्रीट करके अमाइंस बना लेते हैं। कौन कौन से? There are 3 such organic compounds which on treatment with ammonia give amines। नहीं, पहले हम लोगों ने अभी तो किया, पहले एल्कीन के साथ ट्रीट किया था, ये एल्कीन, एल्केलाइट, अल्कोहल, ये 3 कंपाउंड हैं। तीनों में यही कॉमन आ रहा है कि तीनों अमोनिया से रिएक्ट करके बन जाता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिखिए C2H5OH, C2H5OH प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया
On the arrow right, Al2O3 and 350 temperature, 350 degree C temperature, giving C2H5NH2. और देखिए क्या निकलना चाहिए, H2, बहुत अच्छा, प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2। नेक्स्ट करिए नंबर 5, ये नया रिएक्शन आ रहा है। नंबर 5, बाय द रिडक्शन of nitroethane, by the reduction of nitroethane। नाउ स्टॉप राइटिंग। अब देखिए अगली 3 प्रिपरेशन रिडक्शन से आ रही है। यहां भी रिडक्शन है, यहां भी रिडक्शन। ऑक्साइम क्या होता है? बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम, विच कंपाउंड इट इज? ऑक्साइम। स्ट्रक्चर बना के लिखा सकता हूँ, नाम नहीं, बोल के बताना है, मतलब जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन ऑक्साइम्स। कैसे बनता है, क्या होता है, किस कंपाउंड से बनाया था आपने इसको, ऑक्साइम्स। ये एल्डिहाइड कीटोन से बनाते हैं ऑक्साइम। मुझे याद आ नहीं, ये ऑक्साइम नहीं है बेटा, बेंजीन उसको नहीं। ये ऑक्साइम नहीं, ये ऑक्सीरेन कहते हैं इसको। ऑक्सीरेन साइक्लिक ईथर होता है। ऑक्सीजन लगा है ना। अच्छा रुकिए, आपको थोड़ा हिंट करते हैं। एल्केलाइड और एल्डिहाइड कीटोन को जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है? NH2OH। तो कुछ याद आता है क्या बनता होगा? एल्केलाइड, नो सॉरी, एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन, ऑक्साइम बनता है। बहुत अच्छा। तो कुछ स्ट्रक्चर याद आता है? एल्डिहाइड से ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, H2 लेते हैं। हाइड्रोक्सामिन से H2 लेते हैं, बाकी ला करके अटैच कर देते हैं। तो नहीं याद आ रहा है? ऐसा ही स्ट्रक्चर आता है ना, RCH डबल बॉन्ड NOH, RCH। एल्डिहाइड पहले बनाइए, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड था। और हाइड्रोक्सिलमाइन का फॉर्मूला क्या था? तो कैसे लिखा गया? हाँ, H2 आगे करके, H2NOH। फिर याद नहीं आ रहा, ये ऐसे वाटर निकालते थे, तो वाटर ऐसे निकाल के अब बाकी क्या बचा फिर? हाँ, यही बचा RCH, फिर क्या लगाएं? नहीं, डबल बॉन्ड NOH। इसी को ऑक्साइम कहते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है। इसको कौन, जो भी मैंने बना के देखा, इसको क्या बोलते हैं? किस वाले को? जो बेंजीन के ऊपर ओ लगा हुआ था, ऑक्सीरेन कहते हैं, ऑक्सीरेन कहते हैं उसको। देखिए देखिए, कुछ नहीं, खाली प्रैक्टिस खाली प्रैक्टिस खाली प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना है। भाई हमसे कोई क्वेश्चन कहता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताइए, तो ओनली प्रैक्टिस, और कुछ नहीं होता। कितनी बार आपने उस प्रोसेस को रिपीट किया है। अब ये वीडियो हमको मिला, वो मुश्किल से 6 साल की लड़की है, 6 ईयर्स की लड़की है, फुटबॉल गिरने नहीं देती है, दोनों लेग्स पे नहीं, मतलब ऐसे जैसे ऐसे करके जंप कराती रहती है, और फिर बीच से अपने शोल्डर पे लेती है, लेकिन बॉल नीचे नहीं आएगी। फिर उसी बॉल को लेके दूसरी बॉल थी, उस पर जंप करके खड़ी हो गई। फुटबॉल, 2 फुटबॉल,
उस पे बैलेंस किया हुआ है। दोनों फुटबॉल पे खड़े हो कि तब भी बॉल नीचे नहीं गिर रही। 6 साल की लड़की है, ये क्या है? प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस है। तो वही चीज़ सब जगह वही अप्लाई होता है, ठीक है। हाँ, ये दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि यार पता नहीं कैसे भूल जाता है उनको, ये थॉट कभी नहीं आना चाहिए। कौन सी चीज़ आपको हमेशा याद रहती है? जिस चीज़ को आपने बहुत इन्वॉल्व होके बाई हार्ट अगर हो गई, जैसे कोई गाना नया आता है ना, पहली बार में एक लाइन आपको याद हो जाती है, पहली बार में सुनते ही। क्यों? क्योंकि वो टच कर जाती है आपको, इसलिए याद हो जाती है। एक तो तरीका ये हो गया याद करने का कि आपको वो फील हुआ, और दूसरा तरीका क्या है? आपको फील हो या ना हो, अगर आप रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, तब लर्न, तो अपने आप लर्न हो जाता है ना। ये है, तो बस प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं करना है। तो तीन प्रिपरेशन ऐसी जिसमें हम लोग रिडक्शन से करेंगे। अभी ये करने जा रहे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन, फिर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, फिर रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन, इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा आपको, मेंडियस रिडक्शन। पहले इसको देखिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन को देखिए। ये पहली बार रिएक्शन आ रहा है हम लोग के पास। हाँ, RNO2 फार्मूला होता है नाइट्रो एल्केन। इसको अगर हम लोग रिड्यूस कराते हैं तो देखिएगा जरा, रिडक्शन कराते 6H आता है, तो ये नई इंफॉर्मेशन रही, RNH2 बनता है। जैसे हम लोगों ने कितनी बार किया, एल्डिहाइड कीटोन ऑन रिडक्शन एल्कोहल इज ऑब्टेन, एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी एल्कोहल। फिर हम लोगों ने किया एसिड रिडक्शन 1 डिग्री एल्कोहल, बहुत अच्छा, एसिड रिडक्शन 1 डिग्री एल्कोहल। उसी तरह से अब ये लर्न करना है, नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से अमाइंस बनती है, जिसे भी एलिफेटिक और एरोमेटिक नहीं, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखिए अभी ये रिएक्शन कौन सा, एलिफेटिक या एरोमेटिक? ये वाला। आर की वैल्यू नहीं पता चलेगी, क्या कहा इन्होंने? तो ये सेंटेंस सही था इनका कि गलत था? आर की वैल्यू से क्या फर्क पड़ेगा? इसमें चाहे इतने कार्बन कर दीजिए, तब भी अगर एक जनरल पढ़ते हैं तो बेंजीन अलग लगता है, नाइट्रोबेंजीन, तो ये आर थोड़ी ना हुआ। तो आप तो फिर आर, आपने कहा आर की वैल्यू तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब होती है आर की वैल्यू, वो तो AR होता है, वो तो आराइल होता है, RNO2। तो अब अगर हमने ये कर दिया, प्रोडक्शन कराया, तो क्या बन जाएगा? ARNH2 बन जाएगा। अभी क्या बन गया? एनिलीन बन गया, एनिलीन। तो अगला जो कंपाउंड हमको करना है, ये एनिलीन का लैब मेथड प्रिपरेशन भी है, तो अच्छे से रटते हैं। एनिलीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय रिडक्शन। कैसे बोल रहे हैं यार, नाइट्रेशन कैसे? बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। बहुत अच्छा, नाइट्रो एल्केन। भाई इसके अगर यहाँ एनिलीन है तो करस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड क्या हो जाएगा? नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। अगर नाइट्रो एल्केन लिया तो अमाइंस बनेगी, एल्फेटिक अमाइन बनेगी, तो अमाइन बनेगी। और नाइट्रो बेंजीन लिया तो एनिलीन फॉर्म करेगा। ठीक है, रिएक्शन लिखिए, C2H5NO2, C2H5NO2, C2H5NO2 प्लस 6H लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है? LiLH4 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग, हाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर। हाँ,
then C2H5NH2, then ethylamine is obtained plus 2H2O plus 2H2O. फिर नेक्स्ट करिए नंबर 6, by the reduction of oximes, by the reduction of oximes, by the reduction of oximes, then again write chemical equation only, CH3CH डबल बॉन्ड NOH. कोई इसका नाम बताएगा? ऑक्साइम तो मतलब क्लास का नाम है. जैसे अगर C2H5OH लिखा तो कोई अल्कोहल कह रहा है तो गलत तो नहीं है, बट मोर एग्जैक्टली इट इज एथेनॉल. एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, उस तरह से ऑक्साइम का नाम क्या है? किसका ऑक्साइम है? ये एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम है, तो इट इज एसिटल्डोक्साइम. एसिटल्डोक्साइम. हम यहीं पर CCH5 लगा दें तो ये बेंजल्डोक्साइम हो जाएगा, है ना. एसिटल्डोक्साइम प्लस 4H रिडक्शन कराया 4H. फिर देखिए इसके पहले ये कहीं पर आया क्या? सोडियम ऑब्लिक एल्कोहल. क्या होता है ये? सोडियम एल्कोहल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सोडियम एल्कोहल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. देन गिविंग C2H5NH2, गिविंग C2H5NH2 प्लस H2O प्लस H2O. फिर नंबर 7 करिए और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. हाँ बोलिए. नहीं, प्योर होगा. इम्प्योरिटी कहाँ से आएगी? जैसे जब हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं तो जो पानी निकलता है, कभी आपने देखा कार से ड्रॉप ठंडक में ज़्यादा पता लगता है, कंडेंस हो जाता है ना, तो आप उसको पी सकते हैं. इट इज़ प्योर वाटर. हाँ, साइलेंसर से जो निकलता है ड्रॉप आइस, वो तो प्योर वाटर है. इम्प्योर होगा कैसे वो? देखिए, पानी इम्प्योर कैसे होता है? एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है. जैसे जो रेन वाटर है, रेन वाटर तो प्योर वाटर है ना. वो तो पहली नहीं, दूसरी बारिश में वैसे. हाँ, वो अंडरस्टूड है कि एसिड रेन की हम बात नहीं कर रहे हैं. वो 3-4 बारिश हो जाए उसके बाद जो पानी है, अब उसका वो पानी कई जगह से होके आता है तो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व करता रहता है, इसलिए तब इम्प्योर हो जाता है. लेकिन एक वाटर की प्रॉपर्टी सीखने की कोशिश करिए. क्या हमको उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए? बिकॉज वी आर ऑल 70% वाटर, तो शुड वी नॉट बिहेव लाइक वाटर? अगर हम 70% वाटर हैं तो वाटर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? वाटर कैन नेवर बी पोल्यूटेड. नहीं, आप पोल्यूट करिए और उसके बाद फिर क्या करेगा? खाली बस वाटर को हीट अप करेंगे, इट विल इवेपोरेट लिविंग ऑल द इम्प्योरिटीज. तो ये हमको हमारे पास नहीं होनी चाहिए. शुड वी नॉट बी वोलेटाइल? बिकॉज वाटर इज वोलेटाइल. तो अब ये देखिए, एंगर, हेट्रेड, ये सब अंदर है ना, तो ये सब हम लोग छोड़ नहीं सकते क्या? और जानते हैं, इसको दिमाग में अगर आप रखिए कि ये जो होता है, हेट्रेड है, या आज की लोगों की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो किस वजह से है? जेलस, हेट्रेड, एंगर. क्योंकि हम लोग के जो एक्शन होते हैं वो दे आर डिपेंडेंट ऑन आइदर लाइक और अनलाइक, और कुछ होता ही नहीं जिंदगी में.
हम वो करते हैं जो हमको पसंद होता है, वो नहीं करते जो हमें नहीं पसंद होता है। बस उसी के बाद कॉन्सिक्वेंस चालू हो जाते हैं। भाई सुबह उठ करके सोना पसंद होता है, इसलिए हेल्थ अच्छी बनती नहीं है। तो अनलाइक लाइक वाला कर रहे हैं ना, और इससे मतलब नहीं कि वो अच्छा है कि बुरा है। तो अगर हमको ये करना है, और ये सारी चीज़ें जो लाइक्स है, इनलाइक, अनलाइक्स है, या हेट्रेड है, जेलसी, ये होता कहाँ पे है? तो हम लोगों ने एक दिन एक सेंटेंस कहा था कि 90% ऑफ आर प्रॉब्लम्स आर इमेजिनेशन ऑफ आर माइंड, प्योर इमेजिनेशन ऑफ माइंड। और माइंड जो कुछ भी इमेजिन करता है वो उसका इल्यूजन होता है। माइंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि माइंड इज, इट नेवर गेट्स सेसिएटेड। क्या मतलब हुआ? यस, फिर से बोलिए। हाँ, थकता नहीं, ये कभी भी मतलब अघाता नहीं है। इट नेवर गेट्स सेसिएटेड। सेसिएटेड की स्पेलिंग? हाँ, सेसिएटेड नहीं, सी ए नहीं होता, एस ए होता है, SATI होता है, सेसिएटेड। अब स्पेलिंग आप देखिएगा जा करके। ये सेंटेंस बड़ा प्यारा से, इसको रटिए, माइंड नेवर गेट्स सेसिएटेड। वो जो उसको कितना भी दे दीजिए, आप कितना भी दे दीजिए, इट विल गिव यू अ न्यू डिजायर। ये माइंड की प्रॉपर्टी है। जैसे ये भाई, एक बार आप जी भर के गुस्सा कर लीजिए ना, रोज रोज क्यों करते हैं? भाई एक बार आपने उसको देखा जिसको लाइक नहीं करते आप, गुस्सा आया, कल फिर क्यों आ रहा है? फिर जब जब देख रहे हैं हर बार गुस्सा आ रहा है। और देखिए माइंड आपको कितना परेशान करता है हम लोग को। जो आदमी हमको अच्छा लगता है उसको हर बार देख के उतना खुश नहीं होता। तो माइंड की प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए इसको क्या करना है, इसकी नहीं सुननी है। अगर आपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया धीरे धीरे करके, ओनली देन यू कैन डू वंडर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। मेंडियस रिडक्शन, हाँ, रिडक्शन ऑफ आर्सियन है, इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा आपको, मेंडियस के नाम से मिलेगा। और इसको देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में कहाँ आएगा। अगर हमको कन्वर्जन करने हैं तो दो तरह के कन्वर्जन का डिस्कशन हम लोगों ने किया था ना, एक असेंडिंग सीरीज का, एक डिसेंडिंग सीरीज का। दो तरह का कन्वर्जन होता है। इसमें देखिएगा जरा, अगर हमने मिथाइल साइनाइड है मेरे पास, CH3CN, मिथाइल से हमने इथाइल बना दिया, तो कार्बन पे कोई फर्क है ना? मिथाइल साइनाइड था और इथाइल अमाइन बना दिया। हमको ये बनाना है, देखिए यहां पे हमको C3H7NH2 लाना है, तो कौन सा साइनाइड लेना पड़ेगा? C2H5 लेना पड़ेगा, C2H5 लेना पड़ेगा, C2H5CN। और रिडक्शन में ये होता 4H और LiAlH4। ठीक है, रिएक्शन लिखे, हेडिंग की आपने बाय द रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड्स नंबर 7, और ब्रैकेट में मेंडियस रिडक्शन, MENDIUS, और वेरी इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करिएगा, मेंडियस रिडक्शन। देन राइट केमिकल इक्वेशन, CH3CN plus 4H, CH3CN plus 4H, LiAlH4, lithium aluminum hydride, then giving C2H5NH2, C2H5NH2, and then next number 8, last it is preparation number 8. By the acid hydrolysis of alkyl isocyanide
एंड दो रिएक्शन लिखेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनेट्स, एल्किल आइसोसाइनेट्स। नाउ स्टॉप राइटिंग, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। एल्किल आइसोसाइनाइड, इसके पैरेलल एल्किल साइनाइड को थोड़ा सा रिकॉल करिए। देखिए RNC और RCN, दीज आर टू आइसोमर्स। ये दोनों तो आइसोमर होते हैं ना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, बोथ आर आइसोमर्स। एक मेथड बता दिए साइनाइड बनाने का, RCN बनाना है। आंसर इज एल्किलाइड प्लस, अभी समरी बनाई थी हम लोगों ने, बीच में आया था NaCN और KCN। फिर इसको बनाना है, क्या करें, RNC बनाना है। AgCN इज द आंसर, AgCN। और एक तरीका और भी है जो कई बार बीच में आ चुका है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिलामीन। RNC is also called कार्बिलामीन। तो देयर वाज अ रिएक्शन कॉल्ड कार्बिलामीन रिएक्शन, इसी के नाम से याद है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिलामीन इज कॉल्ड कार्बिलामीन रिएक्शन। व्हेन एनी अमाइन एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो अभी अमाइन की प्रॉपर्टी में आएगा फिर ये कार्बिलामीन रिएक्शन। व्हेनेवर एनी अमाइन एलिफेटिक और एरोमेटिक इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म in the presence of alkali, it gives isocyanate, that is called कार्बिलामीन रिएक्शन। तो अभी इसकी अमाइंस की प्रॉपर्टी में दो बार आएगा, एक बार इथाइलमाइन में आएगा, फिर एक बार एनिलीन में आएगा, दो बार अभी फिर आगे रिपीट होगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा रिकॉल क्या करना चाह रहे हैं। अगर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा दें तो प्रोडक्ट याद करिए जरा, हैं साइनाइड हाइड्रोलिसिस, एसिड, बहुत अच्छा, एसिड, RCOOH, एसिड। ये है RNH2 बनता है, अभी जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है इस समय। तो जब कंपेयर करके करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार हो चुका है। साइनाइड हाइड्रोलिसिस पहले अमाइड बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तब एसिड बनता है। आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से अमाइंस बनती है। नहीं, इंटरमीडिएट होगा, लेकिन मैकेनिज्म हमको करना नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, ज़्यादातर हमको प्रोडक्ट से मतलब है। तो अब आज घर पे जा कर के आज के नोट्स अच्छे से देखिएगा, 3-4 रिएक्शन नए मिले हैं आपको, तो उनको क्या करें, जो नए रिएक्शंस आते हैं सोते समय उनको रिकॉल ज़रूर किया करिए। कॉपी बेड पे रखिए और जब सोने वाले हैं उस समय, सोने के 10 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जो नींद वाला पीरियड होता है उसमें आप डेटा डाल दीजिए उसमें, तो बहुत जल्दी लर्न होता है, बहुत जल्दी स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड शैतानी करता रहता है ना। जैसे इस समय है, आप जगे हैं तो पूरा 100% यहाँ पे नहीं है, आप अंदर और भी बहुत सारी चीज़ चलती रहती है, यहाँ लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ और दिमाग में चलता रहता है कॉन्शियस माइंड। लेकिन वो वाला जो पीरियड होता है, जो झपकी वाला पीरियड होता है, उसमें कॉन्शियस माइंड सो चुका होता है। हाँ, आप उस समय अगर आपने ये डाल दिया, जो सब कॉन्शियस माइंड, इट इज़ जस्ट लाइक फर्टाइल लैंड, इसको याद रखिएगा, इट इज़ जस्ट लाइक फर्टाइल लैंड, जस्ट लाइक फर्टाइल लैंड। आप लैंड में, हाँ लैंड के साथ दिक्कत क्या होती है, आप अगर उससे वीड्स नहीं निकालते, वीड्स लगाने पड़ते हैं क्या, अपने आप निकल आता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो निकल आते हैं। अच्छा, उनकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट हमको चाहिए उनकी ग्रोथ पे कोई फर्क, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बीच बीच से उनको निकालना पड़ता है।
यहाँ पे वही काम करना है कि जो हमारा माइंड है वो एकदम फर्टाइल लैंड है। पहली बात उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप इसमें मैथ्स डाल रहे हैं कि बायो डाल रहे हैं, इसको नहीं फ़र्क पड़ता है। ये आप इसको बताते हैं कि हम मैथ्स वाले हम बायो वाले हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप देखिए ऐसे, आप देखिए, आप कभी भी जैसे गूगल पे आप ये नाम डाल के देखिएगा, प्रभुपाद, ये इस्कॉन के फाउंडर हैं। नाम तो बड़ा लंबा सा है, मतलब 5-6 वर्ड्स आते हैं उनके नाम में, तो इसलिए हम पूरा प्रोनाउंस नहीं कर पाते, बस सिंपल सा ये नाम है। खाली ये बताने का मेरा पर्पस, इसका नाम, उनकी मूर्ति भी लगी है मंदिर में, इस मंदिर में जब एंट्री लेंगे हमको वो नहीं बताना है बेटा, जो मॉरल है स्टोरी का वो। अब मूर्ति से हमको क्या मिलेगा यार, बात करिए जो रेलेवेंट बात हो। हम क्या बताना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने एट द एज ऑफ 70, जब जिंदगी लोगों की खत्म हो जाती है, देन ही स्टार्टेड दिस फिनोमेना कॉल्ड इस्कॉन। इस्कॉन का नाम सुना है? इस्कॉन एक टेम्पल है, पूरे वर्ल्ड में इसकी ब्रांचेस हैं, पूरी वर्ल्ड में। वो हरे कृष्णा ऐसे करते रहते हैं वो लोग, ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, हरे रामा हरे कृष्णा करके। इस्कॉन बलुआ घाट पे इसका टेम्पल है, मंदिर है इसका। तो इन्होंने एट द एज ऑफ 70 ये काम शुरू किया था, और कुछ नहीं था। ही बिलोंग्स फ्रॉम इलाहाबाद। ये नाम गूगल पे डालिएगा तो बायोग्राफी आपको मिल जाएगी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मिलेगी आपको। तो इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, तो इनके गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है तो तुम अमेरिका जाओ और जो भगवत गीता है इस नॉलेज को स्प्रेड करो लोगों को, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। तो फिर यही करके फिर ये अमेरिका चले गए। नो मनी नथिंग, 70 की उम्र में, कोई जानता नहीं अमेरिका में, बस खाली गुरुजी ने कह दिया, वो चले गए, ठीक है। और 82 ईयर्स में डेथ हो गई। तो मतलब सारा काम इन्होंने 12 साल में किया। अब सुनिए क्या किया 12 साल में, क्या किया। अराउंड 100 बुक्स लिखी हैं। मूर्ति नहीं बताना चाह रहे हैं। अब अपने पॉइंट पर आते हैं। ऐसी स्टडी पढ़ करके, जान करके माइंड में कुछ होगा कि नहीं होगा आपके? क्या होगा? अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हाँ, करना क्या पड़ेगा? माइंड को केवल फोकस करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। और 11 लैंग्वेजेस पे कमांड, 11 लैंग्वेजेस, 11 लैंग्वेजेस पे कमांड। अभी इनकी जो किताबें हैं वो 36 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही हैं, वर्ड की पूरे वर्ल्ड में। तो कुछ तो होगा, नहीं तो इतनी लैंग्वेज में क्यों ट्रांसलेशन हो रहा है? कुछ तो होगा ना, कोई तो बात होगी। तो ये अब इस स्टोरी को सुनाने का पर्पस क्या था? बिल्कुल कर सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपको रोज मिल जाए तो अंदर से मोटिवेशन आता है ना। हाँ, करना क्या होगा? डिस्ट्रैक्शंस खाली आपको बंद करने होंगे बस। एंड वॉट एवर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन। बस अपने आप से पूछ लिए कि ये हमको हमारे गोल में हेल्प करेगा तो अच्छी बात है, गो फॉर इट। नहीं तो फिर सॉरी यार, आई डू नॉट हैव टाइम। फोकस करिए यहाँ पर। और ये क्या है? एंटायर डे ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग। मतलब सोने का काम 3 घंटे सोते थे। हाँ, ये वर्ड जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? पराकाष्ठा। ये वर्ड सुना है कभी? पराकाष्ठा, क्योंकि संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं बड़े मीनिंगफुल होते हैं। पराकाष्ठा का मतलब होता है एक्सट्रीम। मतलब ये कहा जाता है कि कठिन परिश्रम की पराकाष्ठा थी ये। कि कठिन परिश्रम कहते किसको हैं, उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल था ये प्रभुपाद। इसको पराकाष्ठा कहते हैं, है कि नहीं?
भाई अब आप देखिए ना, 3 घंटे सोना, सुबह 2 बजे उठ के बस राइटिंग चालू हो गई, और दिन में क्या लेक्चर डिलीवर करते थे। पर 100 बुक्स लिखना कोई मजाक बात है क्या? वो भी 11 हाँ, लैंग्वेजेस में। और यहाँ से क्या हुआ, मतलब क्या डिसीजन था। यहाँ पे इन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन लिख करके रखा हुआ था, तो ये बाहर से आए तो वाइफ ने क्या किया, उसको उठा के बेच दिया। चायपत्ती खत्म हो गई थी तो बेच के चायपत्ती खरीद ली। तो इन्होंने पूछा कि यार मैंने यहाँ पर वो ट्रांसलेशन रखा था, तो बोले कि हाँ वो चायपत्ती खत्म हो गई थी तो मैंने उसको बेच दिया, हमको लगा रद्दी है, ऐसे रखा हुआ है। तो उस पर मतलब इन्होंने, अब सही है कि गलत है, बुक में ऐसा मिलता है कि वाइफ से कहते हैं कि डू यू वांट टी और मी, तो मजाक में उन्होंने कहा टी, और उसी मोमेंट पे वो निकले और वापस नहीं आए घर। ये माइंड मतलब अच्छा खासा सब चल रहा था, सिर्फ ये गलती के चक्कर नहीं, ये गलती नहीं थी, मतलब ये सपना इसी को कहते हैं कि वी आर बॉर्न हियर टू अकम्प्लिश आवर ड्रीम्स, गोल्स। बीच में कोई नहीं आएगा। अगर आपको किसी की परवाह है तो सपना आपका छोटा है, मतलब और बीच में कोई भी आया ना, या तो तुम आओगे या मेरा सपना रहेगा, दो में से एक रहेगा। तो यही तो कहते हैं ना कि जैसे ये है, कितनी बढ़िया एग्जाम्पल है ये सपोजिंग तराजू है, ये एक तरफ अपनी जिंदगी रखिए और एक तरफ अपना सपना रख दीजिए, जो भारी होगा वो मिल जाएगा। बीच में आप खड़े नहीं, ये तराजू है ये ऐसे। तो अब डिपेंड करेगा कि आपको ये चाहिए कि ये चाहिए, सपना चाहिए कि जिंदगी चाहिए। अगर सपना चाहिए तो जिंदगी कुर्बान करनी पड़ेगी आपको। नहीं सिखाया था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। जो कुछ भी है सब, इन्होंने सब कुछ तो खोया और आज अमर हो गए, तो ये नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे तो और ऑटोग्राफी आपको मिलेगी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। कंपेयर ये करना चाह रहे थे कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड को साथ में लेके चलना चाह रहे थे। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, उसी तरह से आज जो हम लोग को नया मिला आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस से अमाइन। तो हमने कहा 3-4 नए रिएक्शंस थे, उसको सोते में ज़रूर रिवाइज करिए, तो करते करते फिर लर्न हो जाएगा आपको। अच्छा, फिर उसके बाद इसी में जो 2 रिएक्शन इसमें करने हैं ना, एक तो आइसोसाइनाइड से कैसे बनाएंगे, वाटर हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। लेकिन दूसरा कंपाउंड ये करना है RnCO, एल्किल आइसोसाइनेट। देखिए याद हो जाएगा आपको। इसी क्लास का कंपाउंड अगर यहां CH3 लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। यही कंपाउंड था जो MIC के नाम से जाना जाता है, मिक। याद आ रहा है कुछ? 1984 मिक, हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, करेक्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। ये गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, है ना। ये वो गैस है, तो उसी क्लास का ये कंपाउंड है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम पे मूवी है, यूट्यूब पर है, आप देखिए जब टाइम मिले आपको, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री समझ में आएगी कि मिथाइल आइसोसाइनेट करता क्या है। इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस। उसी के अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से अमाइन बनती है। तो अभी 2 रिएक्शन हमको लिखने, आइसोसाइनाइड और ये आइसोसाइनेट अलग अलग कंपाउंड है, सुनने में एक ही तरह लग रहा है, आइसोसाइनाइड और ये साइनेट, आइसोसाइनेट। वो आइसोसाइनाइड है NIDE और ये NATE है। ये भी पॉइजनस होता है लेकिन इतना नहीं होता है कि डेथ हो जाए जितना ये वाला कंपाउंड। ठीक है, 2 रिएक्शन लिखिए। पहला रिएक्शन लिखिए C2H5NC, C2H5NC, इथाइल आइसोसाइनाइड,
प्लस 2HOH, 2 moles of water on the arrow H plus, giving C2H5NH2, C2H5NH2 plus formic acid plus HCOOH plus HCOOH। फिर सेकंड रिएक्शन करिए, C2H5NCO, C2H5NCO, इसका नाम लिखिए कॉपी में पहले, इथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट प्लस 2KOH अल्कलाइन, प्लस 2KOH अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, गिविंग C2H5NH2। हाँ हाँ, आपने 2HOH लिया तो एक में तो अमाइन बन गया और एक में एसिड बन गया पहले वाले। हाँ तो बोलिए, तो क्वेश्चन तो बोलिए। अगर हम 2 बोल लेते तब तो ये सही होता कि एक का क्या बोलते हैं अमाइन बनना है एसिड बनना है, और 2HOH है तो एक पे चला जाता। हम समझे नहीं, क्या क्वेश्चन है आपका? सर 2HOH है, हाँ, वहाँ प्रोडक्ट में एक ही है, एक क्या? मिथाइल साइनाइड आइसोसाइनाइड। हाँ, तो अगर वहाँ पे 2 आइसोसाइनाइड वाले लेंगे तो ये रिएक्शन देखिए बैलेंस है कि नहीं? दो ही तो ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन उधर भी आ रही है। देखिए पहली बात तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल सजेशन क्या है, पहले तो वो सीखना शुरू करें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। जब खूब एक्सपर्ट हो जाए तब इस तरह का क्वेश्चन पुटअप करें कि ये बैलेंस रिएक्शन इधर 2 करें इधर 1 करें। भाई हम लोग खुद ही भी लर्निंग स्टेज पे हैं, तो अभी तो पहले पता लग जाए कि हाँ ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है ना। जो आपका जो क्वेश्चन है वो रिसर्च वाला क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग उस स्टेज पे नहीं रिसर्च कर सकें। भाई रिएक्शन तो बैलेंस नज़र आ रहा है ना। ये इस अभी यहाँ पे नई चीज़ हम लोगों ने क्या सीखा, साइनाइड आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी वाइन बनती है, और आइसोसाइनेट की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी वाइन। ये नई चीज़ है, यहाँ पे फोकस करिए अपना, है ना। क्योंकि अब वो 2 था कि 1 था, अगर ये जान भी गए तो क्या मतलब है उससे। मेन चीज़ तो ये आपको पता लगे कि क्या क्या बनता है, यहाँ दिमाग लगाइए। प्लस K2CO3 प्लस K2CO3, K2CO3। फिर नेक्स्ट हेडिंग करके छोड़ दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।